पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था मौर्योत्तर काल के बारे में, जहां कई अलग अलग साम्राज्य बने और कई विदेशी आक्रमण भी हुए। लेकिन तीसरी सदी के खत्म होते होते भारत में राजनीतिक एकता की भावना जोर पकड़ने लगी। ऐसे में भारत भूमि पर एक नए राजवंश गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इस राजवंश ने भारत की समृद्धि और शक्ति में इजाफा किया, साथ ही विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी ऐसी प्रगति गुप्त काल के दौरान हुई जिस पर आज भी शोध होता है। इस समय को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरी सदी में अलग अलग साम्राज्यों और विदेशी आक्रमणों के बीच भारत के 3 हिस्सों में 3 नए राजवंशों का उदय हुआ। मध्य प्रदेश के पश्चिम में नागशक्ति वंश, दक्षिण भारत में वाकटाक वंश और भारत के पूर्वी हिस्से में गुप्त वंश। वाकटाक वंश के गौरवशाली अतीत में कला के क्षेत्र में विशेष तरक्की हुई, जिसका जीता जागता उदाहरण अजंता की गुफाएं हैं। हालांकि तीसरी सदी के बाद जिस वंश की वजह से उस समय को स्वर्ण काल कहा जाता है वो है गुप्त वंश। करीब 500 साल बाद गुप्त सम्राटों ने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। हालांकि जाति में रुचि रखने वाले इतिहासकार इस वंश की जाति को लेकर आज भी एकमत नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक कुषाणों के सामंत रहे श्रीगुप्त ने तीसरी शताब्दी के अंत में गुप्त राजवंश की नींव रखी और महाराज की उपाधि धारण की। इनके उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए, लेकिन मौर्य साम्राज्य का सितारा अभी चमकना शुरू हुआ था। घटोत्कच के बाद 319 से 334 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का राज आया। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जो कि उनके राज्याभिषेक का भी प्रतीक है। चंद्रगुप्त का विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ, जिससे उन्हें बिहार और नेपाल के हिस्सों में नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली। और इनका पुत्र समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास के श्रेष्ठतम शासकों में से एक हुआ। हालांकि विदेशी इतिहासकार स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, लेकिन समुद्रगुप्त को नेपोलियन के बरक्स खड़ा करना समुद्रगुप्त को बेहद कम आंकना होगा। समुद्रगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार तो किया, साथ ही दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान पराजित हुए राजाओं को उनका राज्य वापस भी कर दिया। उनका शानदार शासनकाल लगभग 380 ईस्वी के आसपास तक रहा। समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व का हर एक पहलू आज भी लोगों को प्रेरित करता है, फिर चाहे वो उनकी शौर्य गाथाएं हों या फिर कला, संगीत और कुशल प्रशासन से उनका खास लगाव। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बना, जिसे अपने पिता से ही ज्ञान, वीरता और उदारशीलता विरासत में मिली थी। उसने भारत की एकता में बाधक बन रहे काठियावाड़ के शक राजाओं को पराजित किया। इस विजय से गुप्त साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक फैल गया, और साथ ही बंदरगाह अधीन होने से गुप्त साम्राज्य का व्यापार पश्चिमी देशों से भी बढ़ा। दिल्ली की कुतुब मीनार परिसर में मौजूद लौह स्तंभ के अभिलेख के मुताबिक विक्रमादित्य ने सिंधु नदी के पार तक विजय पताका फहराई थी। उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक राजा बने। इतिहासकारों के मुताबिक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के ही समय हुई थी। हालांकि इस समय हुड़ों का पहला आक्रमण हुआ और कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। हालांकि कुमारगुप्त के बाद उनके उत्तराधिकारी बदली राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने में नाकाम रहे और गुप्त वंश के साथ ही भारत के स्वर्ण काल का सूर्य भी अस्त होने लगा। गुप्त वंश के दौरान राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, कला समेत सभी क्षेत्रों में असीमित प्रगति हुई। गुप्त वंश के दौरान भी मौर्य वंश की तरह ही केंद्रीय सत्ता से लेकर गांव तक शासन व्यवस्था थी। खास तौर पर संस्कृत भाषा अपनी उत्कृष्टता के स्तर तक पहुंच गई। संस्कृत गुप्तों की राजकीय भाषा थी। गुप्त शासकों का धर्म हिंदू था, लेकिन उस दौर में एक और दशावतार जैसे मंदिर बने, वहीं दूसरी ओर बौद्ध मठ
और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी बनी। शून्य की खोज और पाई का मान बताने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में आधुनिक विज्ञान से सदियों पहले 120 सूत्र दिए, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की व्याख्या, समय गणना, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित जैसे सूत्र आर्यभट्ट की रचित आर्यभट्टीय में मिलते हैं। इसके अलावा वाराहमेर की पंच सिद्धांतिका से लेकर वात्सायन के कामसूत्र तक इस काल में अभूतपूर्व वैज्ञानिक और साहित्यिक कृतियां लिखी गईं, जिसे पश्चिमी देशों को समझने में हजारों साल लगे, वो भारत में गुप्त काल में जाना जा चुका था। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी से लेकर शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत भी इसी दौर में थे। संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास भी गुप्त राज दरबार में रहे। गुप्त काल के साहित्यिक स्रोत देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, कालिदास की रचनाओं से इस काल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्रशस्ति लेखन, जिसमें राजा की उपलब्धियों का जिक्र होता था, प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख जैसे अभिलेखों से गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों फाहियान और हुइनशाह ने भी गुप्त काल की मुक्त कंठ से सराहना की है। गुप्त काल के बाद उत्तरी भारत में कुछ महत्वपूर्ण राजवंश उत्पन्न हुए, जैसे कंबोज के मौखरी, कामरूप के वर्मन, थानेश्वर के पुष्यभूति आदि। हालांकि ऐसा नहीं था कि गुप्त काल में उत्तर भारत में ही स्वर्ण युग था। दक्षिण भारत में भी वहां के राजाओं के शासन में स्वर्ण युग था। प्राचीन भारत की अगली कड़ी में गुप्त वंश के बाद उत्तरी भारत के साम्राज्य को समझने से पहले जानेंगे दक्षिण भारत से जुड़े संगम युग के बारे में। विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राजनीति और समसामयिक विषय देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। मिलते हैं अगली कड़ी में।